फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट के बारे में। ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट का पेपर पहली बार एग्जाम हुआ था ये 2011 में। तो हम कम्प्लीटली पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको मालूम होगा साइको के 30 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट चॉइस जिन्होंने हिंदी भर रखी है या इंग्लिश जो भी A to Z भर रखी है वो अकॉर्डिंग टू उसकी आती जाएगी, हम सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन मैं कराऊंगा लैंग्वेज जिन्होंने फर्स्ट हिंदी भर रखी है, सेकंड संस्कृत भर रखी है, ज़्यादातर यही भरते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। लास्ट में आपको पता है मैथ और EVS रहती है, तो उसे भी साथ सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं साइकोलॉजी में कैसे क्वेश्चन बने थे मनोविज्ञान में। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन बना था, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूरे बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या उपरोक्त सभी को, या इन सभी को। तो लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, इसका राइट आंसर तो होगा पहला, लेकिन यहाँ पर अगर ये पूरी बाल्यावस्था नहीं होता ऑप्शन तो फिर राइट आंसर होता शैशवावस्था। ये ध्यान रखने की बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे किसको, पूर्व बाल्यावस्था को, सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम शैशवावस्था को, और ये बात सही भी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था की, तो देखो जैसे आपने सुन रखा हो शैशवावस्था खत्म होती है, पूर्व बाल्यावस्था प्रारंभ होती है, तो ये उनसे संबंधित है। तो देखो दल एवं समूह में रहने की अवस्था, ये शैशवावस्था की थोड़ी बहुत विशेषता लास्ट तक रहती है, पर उससे प्रारंभ होने वाली पूर्व बाल्यावस्था उससे संबंधित है, तो ये भी सही है। अनुकरण करने की अवस्था ये भी सही है, प्रश्न करने की अवस्था ये भी सही है, लेकिन खेलने की अवस्था जैसे बोलते हैं प्ले एज, ये हमेशा उत्तर बाल्यावस्था में आती है। ठीक है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा बनाया है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या था कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ध्यान रखना, इन सभी चीज़ों को जीन ब्याजे की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में समझाया गया है, जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन। उसमें बच्चा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बारे में अच्छी तरीके, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, एक लंबा गिलास ले लो, एक चौड़ा गिलास ले लो, पानी भर दो, तो बच्चा बता सकता है कि जिसका आयतन अधिक है, आयतन का मतलब जिसका चौड़ाई अधिक है उसमें ज़्यादा पानी आएगा, तो वो इन चीज़ों को समझ जाता है मूर्त सक्रियता, जबकि पूर्व सक्रियता को ये अंतर नहीं कर पाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अभिवृद्धि और जो विकास से बनता है वो अच्छा ही क्वेश्चन बनता है। विकास का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या 4 नंबर ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। अगर आपने ये अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो राइट आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी विकास से ही बना है, लेकिन इसमें सत्य नहीं पूछा है कि ये कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो असत्य बताना है। चलो देखते हैं। विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे में है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक अवस्था की अपनी खतरे की अवस्था होती है। उकसाने एवं बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 देखते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषता होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ना वो होगा 2 नंबर। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, सत्य नहीं पूछा है, वही राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन बना था 6 नंबर कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य जो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये बताना। चलो देखते हैं ऑप्शन। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना है, बिल्कुल सही है ये तो। ऑप्शन नंबर 1 तो कर लिया, अगर ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, ये कहीं ना कहीं गलत है, ये किशोरावस्था से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा 2, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना, ये किसको दर्शाता है ये देखना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है सही। ठीक है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, ये गलत है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन हमें एप्रोप्रिएट जो आंसर मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो ना वही देखा जाता है, मतलब सही संतुष्ट करे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान से देखो, लाभकारी हो या हानिकारक हो, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की या विधि का प्रयोग किया गया है।
तो राइट आंसर होगा फिर 4 नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सही दिखाई दे रहा है ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा बना है, अनुबंधन। चलो ये बना है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। 5 वर्ष के राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुन उछलता है, बार बार यह घटना होती है। कुछ शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, क्योंकि अनुबंध हो गया ना उसका, बिजली के साथ जो आवाज़ आती थी उसके साथ, तो ये अनुबंधन से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है सकारात्मक का? तो पहला ऑप्शन है मित्रों के साथ उपवास करना, मतलब हंसी मजाक करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेघ निकालना बंद करना, इन सभी को। तो इनमें क्वेश्चन पूछा गया है, उसने ये पूछा है कि सकारात्मक दंड कौन सा है इसमें से। तो सकारात्मक दंड पहला ही होगा, मित्रों के साथ उपवास करना, हंसी मजाक करना। ये तो कोई गलत थोड़ी है, सकारात्मक दंड होगा ना, और बाकी सब नकारात्मक हैं, जैसे मीन मेघ निकालना बंद करना या मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर बना है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ठीक है, उपयुक्त नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर चलते हैं पहले पे। व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि करता है, ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने की सहायता करता है, ये भी सही है। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान से देखोगे तो आप खुद ही लगा सकते हो, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये गलत है। ऐसा तो है नहीं, प्रिय हो या अप्रिय, वो दोनों पे ही प्रभाव रखता है ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, देखो जिन्होंने इंग्लिश दे रखी, इंग्लिश में थोड़े वर्ण को जानते हैं या उनकी इंग्लिश जानते हैं शब्दों की, तो उनके लिए आसान है। अदरवाइज ये बहुत डाउट करेगा आपके अंदर कि अस्थायी अधिगम बोले इसे या अभ्यस्त बोले। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो पहला होगा, क्योंकि हैबिटेशन से विशेषण बना के यहाँ पे प्रस्तुत किया है, इसे बोलते हैं हैबिटेशन, मतलब आदत एक तरह की, जहाँ पे हमने वर्ण यूज किया है इसने एग्जामिनर ने, अभ्यस्तता, इसका मतलब ये होता है आदत। तो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा पहला ही, अभ्यस्तता, मतलब व्यवहार होने वाली अस्थायी परिवर्तन किसके कारण होता है? वो आदत ही बन जाती है हमारी, जैसे गुटखा खाना, फिर नार को लाना, अगर अब बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं तो वो आदत के अकॉर्डिंग आ जाती हैं। पूछा वो उसने अस्थायी व्यवहार परिवर्तन ही था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विद्यार्थी की अभिवृत्ति के में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत बनते हैं, नहीं वाले। चलो देखते हैं। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये पहला ही क्वेश्चन ही राइट हो जाएगा। उसने नहीं पूछा है, यही होगा, क्योंकि किसी चीज़ मतलब अध्यापक बच्चों पर दबाव तो डाल ही नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, डांट नहीं सकता है, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता जो अकॉर्डिंग टू NCF और RT एक्ट के अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13 कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये कहीं ना कहीं सही है। अगला देख लेते हैं। व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास के लिए आवश्यक है या हो सकता है, ये भी सही है। व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था के बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। ये आ जाती है आपकी, तो बाल्यावस्था रहेगी तो विद्यालय में आएगा, मतलब विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ के चट्टान के समान है, वो जो अधिकांश भाग छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? ये सिगमंड फ्रायड की बात कर रहा है। तो सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वो दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सही है, विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, उसके शिष्य थे जुंग उसने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो 3 नंबर। इसी में चेतन, अर्धचेतन
अचेतन की बात कही गई है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है जब बालक गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चला जाता है जब तक कि वो पहले से अच्छा महसूस नहीं करता। तो उनके व्यवहार में निम्न में से कौन से प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो देखो ऑप्शन नंबर देखो, पहले प्रक्षेपण का मतलब दूसरों पर दोष निकालना, विस्थापन का मतलब होता है वहाँ से दूर चले जाना, तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ से दूसरे स्थान पर गया तब वो वहाँ पे उसका मूड चेंज हो गया, फिर वापस आ गया होगा, तो इस हिसाब से विस्थापन होगा। और भी इसके तो उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे। अगला देख लेते हैं। समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। ये क्वेश्चन देखो 2011 में आया, फिर उसके बाद 2013 वाली में भी आया, जो 2012 की वैकेंसी 13 में हुई थी उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है 18 नंबर का, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध करेंगे सब बिल्कुल करेगा भाव। कमजोर को डराना ये भी भाव से संबंधित। भगोड़ापन मतलब बार बार स्कूल से भाग जाना, उसी कहीं भगोड़ापन, या किसी चीज़ के बारे में बार बार भाग जाना, ठीक है। तो भगोड़ा इसमें भी आएगा भावात्मक। लेकिन स्वालीनता ऑटिज्म मतलब स्वयं में मस्त रहता है, अंतर्मुखी, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ये आजकल सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा के द्वारा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बालक होते हैं, चाहे वो मंदबुद्धि हो या वो प्रतिभाशाली हो या औसत, या जो भी बच्चे आते हैं वो सब सम्मिलित करके पढ़ाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अब, मतलब अब का मतलब करंट में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बना था कि मानसिक मंदता निम्न में से नहीं है, ये बतानी है। जिनकी बुद्धि लब्धि कह सकते हैं 25 से 70 के मध्य में रहती है, तो वो मंद बुद्धि में आते हैं, बिल्कुल सही। धीमी गति से सीखने और दैनिक जीवन में क्रियाओं को न कर पाना, ये भी एक मंद बुद्धिता का ही एक रीजन है। वातावरण के साथ अनुकूलता में कठिनाई होती है, सामंजस्य से नहीं बिठा पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। तो हमें तो ये बताना है कि नहीं है। सॉरी चलो देखते हैं 4 नंबर ऑप्शन कौन सा है। ये है कि अंतर्व्यक्ति संबंधों को कमज़ोर करना, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। देखो, विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन था कि शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ये भी हो सकता है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये भी हो सकता है। लेकिन हमें तो ऐसा तरीका बताना है ना जो अधिक महत्वपूर्ण हो, वो किससे संबंधित हो? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से। तो रुचियों में भिन्नता, ये तो नॉर्मल होती है हर एक में। ये कह रहा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, यही सबसे बड़ा होता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य अच्छे से बना सकता है बच्चे का, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है कि कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? कमज़ोर वर्ग बताने हैं, ठीक है। तो कमज़ोर वर्ग के बालक के बारे में हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम हो, तो ये हो सकता है रीजन, बिल्कुल हो सकता है। तो अगला देख लेते हैं। मतलब हमें तो इसका क्या बताना है, तात्पर्य का मतलब इसका क्या भावार्थ या अर्थ निकल सकता है। तो कमज़ोर वर्ग के बालक के लिए पहला ऑप्शन था कि अभिभावकों बालक से किसी वार्षिक आय से कम हो सकती है, ये रीजन हो सकता है। लेकिन हमें तो सबसे अच्छा जो एप्रोप्रिएट हो वही ऑप्शन देना होता है। दूसरा ऑप्शन था ऐसे अभिभावकों के बालक से वंचित वर्ग में आते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीब रेखा से नीचे सीमा में आते हैं। 4 नंबर ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के यही सबसे अच्छा लग रहा है। वैसे भी ये नॉर्मल चीज़ है, ये सभी जानते हैं। RT एक्ट 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक की प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी और अध्यापक के अनुपात क्या होगा? तब अनुपात होगा 40 का, ठीक है। एक अध्यापक पे 40 छात्र, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बनाए, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? मैं ये कहूँगा ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर वर्ष बनते हैं और शानदार क्वेश्चन बनाता है इसमें से। चलो देख लेते हैं ऑप्शन क्या रखे हैं इन्होंने, उसमें सही नहीं बताना है, ठीक है। तो एक अध्यापक एवं शिक्षा
व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना ये क्रियात्मक अनुसंधान है वो जिस विद्यालय या जिस संस्था का होता है उसी में किया जाता है। ज़्यादातर विद्यालय से संबंधित होते हैं। दैनिक चीज़ों की आवश्यकताओं या जो कोई चीज़ पिछड़ रही है या जो समस्या है उसे समाधान किया जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं 2 नंबर, किसी विशिष्ट समस्या समाधान के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखो, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य किए इसमें किया जाता है, ये गलत है, ये गलत है 3 नंबर, बाकी सभी सही हैं। ठीक। और 4 नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखो तो देखो, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ना वो 3 नंबर होगा, और 3 नंबर ये गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षण अनौपचारिक औपचारिक होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी सही है। शिक्षण एक अनुदेशन है, मतलब किसी को निर्देश देता है। शिक्षण अनुदेशन की बात नहीं करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के यही राइट आंसर होगा, शिक्षण अनुदेशन, ठीक है। वैसे शिक्षा में अनुदेशन को तो नकारात्मक ही माना जाता है। अगर आपने पुनर्वलन पढ़ रखे हैं तो उसमें देखना है, ऐसे टॉपिक में ये निर्देशन का नकारात्मक माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की गुणवत्ता आयाम में शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसे दी गई है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेत अध्यापकों को, बालकों के ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या बालक के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारकों को। अगला देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या बना था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो इसमें फैक्चुअल ये कि राइट आंसर होगा कि कक्षा 10th है उसे परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला देख लेते हैं 29 नंबर कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं लास्ट में। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, पहले देख लेते हैं पढ़ के ऑप्शन क्या है। बालकों को धीमी गति सीखने वाले और प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल में करना, ये तो कहीं ना कहीं गलत सा है। जिन बालकों के उपचार शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ये सही है। अधिगम की कठिनाइयों समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये भी सही है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस स्तर मतलब सीमा तक तैयार की जाए और उसका पुष्टिकरण या फीडबैक प्रदान किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन चारों में देखा जाए तो एप्रोप्रिएट लग रहा है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला देख लेते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर किसे मानते हैं। वीडियो अनुकरण को, प्रदर्शन को, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या इन सभी को। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव इसे ही सबसे ज़्यादा हम अच्छा मानते हैं और सीखने योग्य मानते हैं, क्योंकि करके सीखा जाता है वो ज्ञान स्थायी होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आए थे ये हमने सोल्व कर लिए। अब देखते हैं हम हिंदी के, ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भर रखी है तो हम हिंदी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था कि विद्यालय शब्द में है, तो ये तो पूछा नहीं कि संधि है क्या है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए कि वो संधि ही बतानी है हमें। तो पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तो आप जानते हैं कि विद्यालय की संधि होती है, संधि में आती है, विसर्ग की संधि में आती है। और अब बात करें हम विद्या धन आलय होता है, तो सिंपल सा है, इसमें आ है इसमें भी आ है, दोनों मिलके आ हो जाते हैं तो विद्यालय बन जाता है। इस टाइप से ये चलती है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, सभी जानते हैं। आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन बनाता है। ये पवन शब्द का संधि विच्छेद पूछा था। ये देगा प प्लस आना, पव प्लस आना, पो प्लस आना और पव प्लस आना, सॉरी पव प्लस ना। तो ये आपको मालूम हुआ आयादी संधि की क्या है उदाहरण है, कौन सा, पो प्लस आना। ओ का वा हो जाता है, जैसे प प्लस अब, ठीक है, और प्लस आना। ध्यान रखना ये तो पूरा प हो जाता है, ये व इसमें मिल जाता है क्योंकि ये हलंत होता है। ये ध्यान रखना। देखो ये मैं एक तो काट पीट ज़्यादा होगी, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये आयादी संधि का होता है पो प्लस अन, ठीक है। ये बनेगा कैसे मैं ये कह रहा हूँ। तो ओ का हो जाता है अब, तो अगर ओ निकलेगा प से तो प रह जाएगा हलंत में, प्लस अब में जो बनता है ना शब्द ये वाह, ये हलंत रहता है, प्लस अन जो है शब्द वही का वही उतार दिया है। ये प इसमें मिल जाएगा आ में तो पूरा प,
ये इसमें मिल जाएगा तो ये हो गया वह, और न बचाइए तो ये इस प्रकार से बनेगा पवन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। ये सिंपल है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या था? उसका राइट आंसर था 3 नंबर यानी सी। अगला क्वेश्चन बना था कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? ये नॉर्मल है, 2 ही वचन होते हैं। संस्कृत में 3 हो जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा का कोई बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, आगरा आगरा ही है, तो एक शहर है, महानगर आता है आगरा यूपी में। चलो अगला देख ले। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता तो वे अविकारी होते हैं। जैसे भी, ही, बहुत सारे हैं शब्दों, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो लिंग वचन किसी भी आधार पर नहीं बदलते, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना था कि शब्द के सही रूप चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से सही रूप बताना है। तो मेरे अकॉर्डिंग रहेगा 4 नंबर, तृष्णा, ऐसे लिखते हैं। तो तृष्णा ये सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा यही। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाया कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री होता है। 3 नंबर ऑप्शन होगा राइट। ठीक है, इसमें से पहला ऑप्शन तो गायब ही कर दिया है, पता नहीं कहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बना था? 38 नंबर क्वेश्चन बना था संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तो वे भाई तत्सम होंगे शब्द, क्योंकि संस्कृत के शब्द सीधे हिंदी में आ रहे हैं तो वो तत्सम होते हैं, सॉरी। अगला देख लेते हैं। जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो वो कौन सा समास होता है? वो होता है द्वंद्व। कैसे? नर, और ये डैश बोलते हैं, नर नारी, या वैसे हमें ऐसे भी बोल सकते हैं नर और नारी। ठीक है, तो इसमें दोनों पद प्रधान है, मतलब नर भी उतना महत्व रखता है उतना नारी, तो इन दोनों पदों की प्रधानता होती है तो वो द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि शुद्ध शब्द है निम्न में से। तो शुद्ध शब्द है इसमें से ऑप्शन नंबर थे वो 4, उज्ज्वल, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना था अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विलोम पूछा है, आरक्त होगा, विरक्त होगा, निरक्त होगा या आसक्त होगा, तो विरक्त होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्न में से किस समूह में सभी तत्सम है? तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ का मतलब है जिन्हें मालूम उनके लिए सरल है, नहीं तो टफ ही है। पहला ऑप्शन देखो शर्करा, ये तत्सम है। पवन तत्सम है। ज्येष्ठ तत्सम है। अग्नि तत्सम है, तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। और में भी है, किसी में तत्सम है किसी में तद्भव है, तो इस प्रकार से हमें प्रॉपर ये बताना था कि सभी तत्सम किस में, तो ऑप्शन नंबर पहले में थे। अगला क्वेश्चन बना था किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो देखो कु प्लस रूप है, कु प्लस कर्म ये है, कु प्लस चाल है, तो कु प्लस सल नहीं होता। कुशल क्या है कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मतलब उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा कु? अगला देख लेते हैं। इन प्रत्यय का प्रयोग, तो प्रत्यय तो बाद में लगते हैं। ठीक है, तो बाद का मतलब जो भी शब्द होता है उसके लास्ट में लगते हैं। तो इन आ रहा है, किस में आ रहा है? पुजारण में ही आ रहा है, तो राइट आंसर होगा पहला ही। जिन का पहला पद संख्यावाची हो, किसी समूह की विशेष का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे तो द्विगु समास कहेंगे, क्योंकि द्विगु में ही संख्यावाची आते हैं शब्द। ये कह रहा है द्वंद्व का समास का उदाहरण है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ये हो जाएगा बहुब्री। अंधकूप, ये कूप की विशेषता बता रहा है तो ये कर्मधार हो जाएगा। नर नारी, तो नर और नारी ये होगा द्वंद्व का उदाहरण, मैंने अभी एग्जाम्पल यही बताया था। और इसमें होगा शरण को आगत, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? भाई नगर में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे नागर ही कहेंगे शायद। ठीक है, यही राइट आंसर होगा नागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा था कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आप जानते होंगे संज्ञा होती है, नामवाचक होती है, जातिवाचक होती है, सर्वनाम वगैरह वगैरह, तो आपको मालूम होगा। पहला ऑप्शन है शैशव, दूसरा है लोहा, लकड़ी और पुस्तक। देखो जातिवाचक में ये कह रहा है जातिवाचक नहीं है, तो इसका मतलब कौन, कोई अदर भी हो सकती है, चाहे वो कौन सी हो तो वो बतानी। देखो मैं चल रहा हूँ लोहा, देखो लोहा एक कहते हैं ना एक धातु है, तो लोहा के प्रकार होते हैं, जैसे डलवा लोहा, पिटवा लोहा, तो इसका मतलब लोहा कॉमन है, तो कॉमन है तो ये जातिवाचक में आ गया। ठीक है, देखो मैं बताता जा रहा हूँ। पुस्तक, देखो पुस्तक का मतलब पुस्तक एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं है, तो जैसे हम कह देंगे ये संख्या वो संज्ञा हो गया, ऐसे नहीं कहेंगे, मतलब नामकरण के अकॉर्डिंग ये
अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ। जो पुस्तक होती है कॉमन होती है। कॉमन का मतलब देखो पुस्तक विभिन्न प्रकार की होती हैं। कोई एनसीईआरटी बुक है, तो कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, तो कोई किसी ऑथेंटिक राइटर की बुक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पुस्तक क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब ये जातिवाचक है। लकड़ी भी कॉमन है, लकड़ी भी विभिन्न प्रकार की होती है, सागवान की हुई, नीम की हुई, पीपल की हुई, तो इसका मतलब ये कॉमन है। लेकिन शैशवावस्था होती है, शैशव होते हैं बच्चे, वो पर्टिकुलर एक अवस्था है, उसके बाद दूसरी अवस्था आती है, तो ये एक नाम है। तो इसका मतलब यही बताना था कि निम्न में से शेष अवस्था नहीं है। तो राइट आंसर होगा, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो राइट आंसर होगा पहला शेष। ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान का मतलब होता है संप्रदान के लिए, ये कारक चिन्ह है, तो के लिए किस वाक्य में आ रहा है वही देखना है। मेरा घर स्टेशन से, तो से आ रहा है तो करण हो गया। राम घर पर सो रहा है, पर अधिकरण मैं पे पर, तो अधिकरण हो गया। राजा ने निर्धन को कंबल दिए, यहाँ पर देने की बात हो रही है, को दिए, देने की बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा यही। ठीक है। अगला देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि वह स्वतः ही जान जाएगा मैं, वह सर्वनाम कौन सा है ये बताना है। तो वह में मतलब वह है जो शब्द है उसमें सर्वनाम होगा निजवाचक, क्योंकि वह स्वतः ही जान जाएगा, ये मतलब खुद के बारे में बता रहा है, तो इसलिए हो जाएगा कौन सा इसमें, निजवाचक सर्वनाम। अगला देख लेते हैं, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया का उदाहरण ध्यान से देखो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। भाग्य में सभी एक कर्ता एक क्रिया है, जबकि इसमें आया करो यही कह रहा है कि इसमें संयुक्त क्रिया है, पढ़ने आया करो। ठीक है। अगला देख लेते हैं, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं जिसमें एक विधेय और एक क्रिया हो? लेकिन ऑप्शन में देखो 4 नंबर में देखो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि मोहन बाजार जा रहा है, वाक्य में उद्देश्य है, मोहन ही होगा। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, विधेय का मतलब होता है क्रिया, तो मोहन पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से अरे यार ये वो कह रहा है, निम्न में से मिश्रित वाक्य, तो मिश्रित वाक्य कौन सा है? वर्षा हो रही है नहीं होगा, सुधीर पढ़ता है, ये सभी साधारण है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण। ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ये कह रहा है कि मैं पढ़ता और वह खेलता, ये साधारण वो सॉरी संयुक्त वाक्य है। 4 नंबर ऑप्शन देखो, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो की आ गया, तो इसलिए ये दूसरा पहला प्रधान वाक्य, दूसरा उपवाक्य है, तो पहले पे ही डिपेंड है, तो अकॉर्डिंग टू इसके ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, 55 क्वेश्चन नंबर क्या है, किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? मतलब किस कथन को उद्धत करते हुए समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो ये तो क्वेश्चन है थोड़ा ना अच्छा है, तो अच्छा है तो देखते हैं, विस्मयादिबोधक वाचक, और ये तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। चलो, अवतरण या उद्धरण चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह, ये बताना है। ये कह रहा है कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का, तो उद्धत का मतलब यही तो होता है ना, किसी चीज़ को अंदर लिखते हैं ये, जैसे बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, जैसे किसी रचयिता की कोई बुक आ जाती है या कोई ग्रंथ आ जाता है, उसे हम अंडरलाइन करते हैं 66-99, वो अकॉर्डिंग, तो अवतरण ही तो होता है, उद्धरण कहते हैं उसे। अगला देख लेते हैं, सही विराम चिन्हों का वाला वाक्य है, देखते हैं भाई कौन सा है। पहला ऑप्शन, जो पत्र आया है कहाँ है, तो ये प्रश्नवाचक है, लेकिन इसमें ये हलंत लग रहा है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। जो पत्र आया है कहाँ है, ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है। और भी ऑप्शन देखते हैं, जो पत्र आया है कहाँ है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। जो पत्र, अरे यार ये यहाँ पर नहीं लग सकता, क्योंकि विशेष बात थोड़ी है, तो यहाँ पर हम कॉमा लगा सकते हैं, ऐसे लगा नहीं लगा सकते, तो राइट आंसर होगा फिर बी होगा। इसमें सही दिखाई दे रहा है, ये फुल स्टॉप है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला देख लेते हैं, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस प्रकार के मुहावरे को पूर्ण करेगा? भाई शेर दिखाई देगा तो क्या होगा, जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। मैं आग बबूला होटा, ये तो गुस्से की बात, गुस्सा थोड़ी आएगा शेर को देख के, डर भय होगा वही का। चलो ठीक है, दूसरा नहीं होगा। मेरे आसमान सिर पर उठा लिया, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है। मेरे प्राण सूख गए, हाँ ये कहीं ना कहीं सही, तो राइट आंसर होगा 4 नंबर। सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, देखते हैं।
आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना, ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है, तो राइट आंसर होगा 3। हाथ न आना किस मुहावरे का निकटतम अर्थ होगा? हाथ ना आना तो पकड़ में ना आना, ये लॉजिक सही बैठ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सिर फिर जाना का अभिप्राय है। भाई सिर फिरेगा ना तो उसका तो एक ही काम है कि अहंकारी हो जाना, यही होता है। चलो अब देख लेते हैं हम जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड संस्कृत बार रखी थी और संस्कृत के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, देखो अब हम कर रहे हैं संस्कृत को। ठीक है, देखो ये है भाग सेकंड, मतलब जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत भर रखी थी उनके लिए। तो हम 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं डायरेक्टली आंसर बताते जाना, आप देखते जाना। क्वेश्चन बहुत सिंपल ही पूछे ज़्यादातर हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन, यह वर्ण से उच्चार स्थान, तो ये 7-8 प्रकार के होते हैं, तो आपको मालूम होगा क्योंकि इच्युसनम तालु। ठीक है, तो इच्युसनम तालु किसे है? यह वर्ण सोसी में आता है इच्युसनम में, तो कट ये क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है ल वर्णस्य उच्चारण स्थान भवति, तो लटुसनम बोलते हैं। ठीक है, लटुसनम दंता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला देख लेते हैं। ओ वर्ण से मतलब ओ स्वर वर्ण से उच्चारण स्थान विद्यते। देखो इसमें क्या है, ओ में क्या मिला हुआ? अ मिला हुआ है वर्ण और ओ वर्ण, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? ओ। तो अ का उच्चारण स्थान अकु विसर्जय नाम कंठा, ये तो कंठ हो गया। ठीक है, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, ऊ का क्या होता है? ऊ का क्या होगा? ऊ का होगा ओष्टम, ओष्टम। ठीक है, तो अब कंठ ओष्ठ किस ऑप्शन में? देख लो आप, वो है पहले नंबर ऑप्शन कंठोष्टम, क्योंकि अ होता है कंठ और ऊ होता है ऊ का मतलब ओष्टम, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला देख लेते हैं। ऊस वर्ण से, तो ऊस में स ह, तो स और स और ह, तो ह लास्ट में आ रहा है, तो यही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नदी शब्द से द्वितीया विभक्ति बहुवचन भवति, तो द्वितीया में बहुवचन में क्या बनेगा? तो वो बनता है नदिया। ठीक है, ये पर्टिकुलर देखो, ये रूप याद होंगे जब ही लगा सकते हो, अदरवाइज तो फिर पता ही नहीं। अगला देख लेते हैं। अस्मत् शब्द से तृतीय वचने रूपम विद्यते, तो अस्मत् का तृतीय एक वचन में क्या बनेगा? तो इसका जो बनता है ना वो मया बनता है, और इसके रूप तो मैं कहूँगा याद कर लेना, क्योंकि जब आप क्या बोलते हैं, जब उत्तम पुरुष पढ़ते हैं ना, जब वाच्य परिवर्तन करोगे या संस्कृत अनुवाद करोगे तो वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। ठीक है, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन भी आएगा इस टाइप का। तो इसका राइट आंसर 66 का हो गया। तो पहला, तत् शब्द से पुल्लिंग सप्त मयि एक वचनम रूपम अस्ति, तो तत् का सप्तमी पुल्लिंग में सप्तमी में एक वचन क्या बनेगा? तो वो बनता है तस्मिन्। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मुनि शब्द से षष्ठी बहुवचन रूपम भवति, तो षष्ठी बहुवचन रूपम में क्या बनेगा? तो वो बनता है मुनि नाम। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दा धातु, अरे यार ये वो कह रहा है, दा धातु और लट लगा रहा से प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम भवति, तो पठत पठत पठन्ति, तो देख लो किसे किसे में आ रहा है? ती लट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन पठति पठत पठन्ति, तो दा धातु, इसमें मुझे डाउट लग रहा है। इसमें इसका राइट आंसर होगा वो होगा ददती। ठीक है, देख लेना आप, और मेरे अकॉर्डिंग ददती होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्र धातु लट लगा रहा से मध्यम पुरुष एक वचन, तो ये कह रहा है लट लगा रहा मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसका होगा करोसी, करोसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। पट धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचन, लंग का मतलब होता है भूतकाल, तो आ आएगा, तो लेकिन आ तो सभी में आया है, तो उत्तम मतलब लास्ट में, उत्तम पुरुष में लास्ट में बताना है कि कौन सा रूप बनेगा किसमें? एक वचन में, तो वो बनेगा अपटता, त अलंत रहेगा। ठीक है, सॉरी अपटता नहीं बनेगा, ये बनेगा अपटम, अपटम म शेष रहेगा। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला। अगला देख लेते हैं।
से धातु लृट लकार से उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम भवति, मतलब भविष्य काल में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेविष्यामहि, सेवष्यामहि। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गृह फिल द ब्लैंक्स वृक्षा संति रिक्तस्थान पूरयति, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? गृह के चारों ओर वृक्ष हैं, या गृह के साथ साथ स माने साथ साथ बिना माने के बिना, प्रति माने के समांतर, या के जैसे। तो इसमें से जो ऑप्शन लग रहा है हमें सही लग रहा है परित, कि गृहम परित वृक्षा संति। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। अगला देख लेते हैं। वयम विद्यालय, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स गच्छाम रिक्तस्थान पूरयति, तो हम कहेंगे वयम विद्यालयम प्रति गच्छाम। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रुच धातु योग कारक भवति, रुच धातु में कौन सा कारक, मतलब रुच धातु में कि योग में कौन सा कारक उपयोग किया जाता है, मतलब कर्म कारक होता है या पादन कारण में या संप्रदान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संप्रदान, मतलब चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। खल सज्जनम कुर्दयति रेखांकित सूतनम, मतलब सज्जन है उसमें अगर क्रुद्ध धातु आ जाती है तो क्रुद्ध धातु में चतुर्थी विभक्ति लगती है या तृतीय, तो वो बताना है हमें। तो उसमें सज्जनाएँ हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। लाकृति है, इतस पद संधि विच्छेद करनी है। भाई लाकृति है तो लाकृति में संधि विच्छेद करेंगे, लृ प्लस आकृति होगा लाकृति। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भवती कस्य संधि उदाहरण, भवती किस संधि का उदाहरण है? तो भवती किसका अयादि संधि का उदाहरण है? वो तो लग ही नहीं रहा है इसमें से कोई। वधुस्व, मतलब वधुत्सव संधि विच्छेद विद्यते, तो इसमें तो बड़ा ऊ लग रहा है, तो बड़ा ऊ लग रहा है तो किससे में जाएगा? ये दीर्घ में जाएगा, परंतु इसमें संधि विच्छेद पूछा है ना उसने। वधु प्लस उत्सव ये तो होगा नहीं, वधु प्लस उत्सव ये तो बड़ा ऊ होगा, ये नहीं होगा। वधुता तो आ ही नहीं सकता है, वधु प्लस उत्सव ये होगा 4 नंबर दीर्घ संधि। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सच्चित शब्द संधि विच्छेद करता, सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस चित होगा, पहला ही ऑप्शन। अगला देख लें। संस्कृति समास कतिविधा, संस्कृत में समास कितने? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। संस्कृत में तो 5 ही होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ग्रहगत उदाहरण मिदम विद्यते, ग्रहतम में कौन सा वाही समास है ये बताना है। तो ग्रह के लिए आगत, ग्रह को आगत, तो ये तत्पुरुष में जाएगा फिर तो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला देख लेते हैं। हरिश्च, हरिश मतलब हरिश्च और हरच इत्यादि समस्त पद वर्तते, तो समस्त पद क्या बनेगा? तो बनेगा हरे हरव, मतलब हरे हरव। ठीक है, अगला देख रहे हैं। चंद्रशेखर पदस्य विग्रह करणीयम, तो चंद्रशेखर का भाई हमें करना है क्या? विग्रह, तो इसका विग्रह होगा चंद्रशेखर यस्य स, यही होगा। ठीक है, बी। अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है दान प्लस कत इत्यस्य प्रयुक्त पद भवति, तो कत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? दत्त, दात, दत्त या दानम, तो भाई इसमें बनेगा दत्त, क्या बनेगा? सी नंबर। अगला देख लेते हैं। पच नियम में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? भाई पच नियम, पहला ऑप्शन देखते हैं। पच प्लस अनियर, यही सही है। नम प्लस तुम में लगाएंगे तो क्या बनेगा? न तुम या न त्वा, न तुम या न मनी, तो इसमें बनेगा न तुम, क्योंकि तुमन में तुम शेष रहता है। दरिद्र को दान दो, भाई संप्रदान के लिए, तो दरिद्र दानम ददाति 88 का पहले नहीं होगा। दरिद्र दानम ददाति ये भी नहीं होगा। दरिद्र दाय, दरिद्र दाय दानम ददाति, कर्ता में तृतीया लगती है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। पिता पुत्र के साथ गया, संस्कृत कर्तव्य, मतलब संस्कृत अनुवाद कीजिए। पिता पुत्र के साथ गया, तो इसका देखो पिता पुत्र से अगच्छत, तो गया है तो इसमें ये तो आई नहीं। सह पुत्रेन, देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर त्रुटि, पुत्रेन, तो यहाँ पर र आ रहा है और र आ रहा है, तो र आने के बाद न का ण हो जाता है, न का ण हो जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे को देखो पिता पुत्र से अगच्छत, ये कहीं ना कहीं सही है क्योंकि इसमें पुत्र ने सही लिखा है। ठीक है, और बाकी सभी गलत हैं। अगला देख लेते हैं। मेरा नाम गोपाल है, तो इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए। मम, मेरा माने मम, नाम माने नाम, और गोपाल मतलब गोपाल, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, मेरा नाम गोपाल है। ठीक है, अगला चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो हो गई संस्कृत, और अब देखते हैं मैथ को। ठीक है।
चलो हमें स्टार्ट करते हैं। लेकिन कराना था तो मुझे क्रम से मैथ था, लेकिन मैं ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन को ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन डायरेक्टली है मुँह से बोल के कराए जाएँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल करके बताने पड़ेंगे मैथ के क्वेश्चन, उसमें लगेगा टाइम। ठीक है, इसलिए मैं पहले पर्यावरण अध्ययन ले रहा हूँ, उसके बाद लूँगा मैथ को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना था वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बना था एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। तो एकल परिवार से जैसे वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, या परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बना था, तम्बाकू की आदत किससे होती है। कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से, स्टेमिन से। ये आपने अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th की बुक पढ़ रखी तो पहले चैप्टर में दे रखा। ठीक है, निकोटीन, उसमें यही चीज़ बताई है शुरुआत में कौन कौन से पदार्थ नुकसानदायक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे यार, भारत में लड़के लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखो भाई, लड़का पहले आया तो लड़का के लिए 21 वर्ष, लड़की के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। देखो राजस्थान के जैसे खनन कुछ क्षेत्रों में होता है, कुछ में नहीं होता। बेकरी कुछ क्षेत्रों में होता है, कुछ में नहीं। मुर्गी पालन जहाँ कुछ क्षेत्र होते हैं होता है, नहीं होता। लेकिन कृषि सभी जगह होती है। हाँ, जैसलमेर को छोड़ दें कुछ भाग को, लेकिन बाकी सभी राजस्थान में कृषि होती है। तो कैसे कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय कृषि है। अगला क्वेश्चन नंबर 125 है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। तो देखो केसरापाटन में है, निम्बाहेड़ा इसी में नहीं है। ठीक है, भोपाल सागर में है, उदय सागर सभी में है, लेकिन निम्बाहेड़ा में नहीं है। चलो अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ठगी या अनुचित व्यवहार मतलब वो रुपया लूट ले जाए तो हमें कहाँ पर अपनी शिकायत करनी चाहिए। तो हमें पहला ऑप्शन देखो, उपभोक्ता संरक्षण मंच पर, जिला मुख्यालय में, तहसील में या ग्राम पंचायत है। तो हम कहेंगे उपभोक्ता संरक्षण मंच पर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो भाई इसमें किए जाते हैं 12। ठीक है, 12 किए जाते हैं मनोनीत, जिसमें तो 10 तो होती हैं। ये 10 में से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जो अब हटा दिए हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को रोजगार मुहैया कराता है। तो देखो पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन क्या बना था, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। तो अपने भारत में ट्यूबवेल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, ये अपने राजस्थान का है, बहुत अच्छा त्यौहार है। ठीक है, ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये तो अब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो लगाते जाएंगे, अदरवाइज तो आपको पता है। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहेंगे, उदयपुर को कहेंगे हम। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विजय स्तंभ किसने बनवाया था। तो विजय स्तंभ हमारे भाई किसने बनवाया था, कुंभा ने बनवाया था, महाराणा कुंभा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई ये संकेत किसका है, ये बताना। यातायात में ये संकेत किसका है। मुख्य सड़क का तो हो नहीं सकता, पैदल परिपथ का कहीं तक सोच सकते हैं, रेलवे क्रॉसिंग का ये नहीं होता, वो जो गोल राउंड सा होता है। तो ये सकरी सड़क का होगा या सकरी पुलिया का होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑड टेलर मशीन, ऑल टाइम मशीन, ये नहीं, तो पहला ऑप्शन होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। तो उसे कहेंगे हम ईमेल। संदेश हम उससे ईमेल से भेजते हैं। ठीक है, फैक्स से फ़ोटो वगैरह साथ में भेज सकते हैं। ठीक है, और एसएमएस से टाइप ही कर सकते हैं कुछ भी चीज़। टेलीग्राम, और ये टेलीग्राम तो अब प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इससे पहले कहाँ चलता था।
फिर भी ये टेलीग्राम में भी फ़ोटो वगैरह, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो, ऑडियो सब कुछ भेज सकते हैं। लेकिन संदेश भेजने के लिए हम केवल ज़्यादातर कंप्यूटर के माध्यम से भेजते हैं, ईमेल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर के आधार पर हमें बताना है ईमेल। भाई डेंगू का वाहक क्या है? भाई डेंगू का वाहक होता है, क्या होगा इसमें से? एडिस मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनाफिलीज। एनाफिलीज तो आपको मलेरिया में आती है, क्यूलेक्स और घरेलू मक्खी ये दोनों संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो एडिस मच्छर होगा, एडिस मच्छर। मनुष्य के अरे यार, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन है? मतलब मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन है? आमाशय, यकृत, आंत्र या वृक्क। तो भाई प्रयोगशाला का काम करता है लीवर। ठीक है, लीवर करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पल्स पोलियो का उपचार करना, पल्स पोलियो तो लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पल्स पोलियो को संपूर्ण उन्मूलन करना, मतलब सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला है 139 क्वेश्चन नंबर के कश्मीरी चोगा कहलाता है। मतलब कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? वो फिरन कहलाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पता होगा तभी लगा सकते हैं। कुत्ता मछली का आवास कहाँ पे है? भाई यार कुत्ता मछली का तो समुद्र में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अरे यार ये वो क्या रहा है इस फोन में? चलो देखते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 मनाया गया है, या तो अक्टूबर में या जून में। तो हमें कन्फर्म किस पे रहना है? तो हम जाएंगे किस ऑप्शन पे? ये कह रहा है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? देखो वन्य जीव सप्ताह मैंने बताया था, या तो होगा पहला या होगा तीसरा। तो पहला ही होगा, अक्टूबर में मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। राजस्थान के राज्य वृक्ष और राज्य पंछी और राज्य जंतु क्रमशः कौन कौन से? तो इसमें जो क्रमशः हैं वो है आपका राज्य वृक्ष खिजड़ी, राज्य पक्षी घोड़ावड़, राज्य पशु चिंकारा। ठीक है, तो पहला ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पदार्थ की अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है किसमें? वो होगी ठोस में, क्योंकि इसमें कण पाए जाते हैं पास पास। सबसे अधिक दूरी किसमें होगी? वो गैस में। अगला क्वेश्चन क्या बना था? कौन सा राज्य टाइगर स्टेट कहा जाता है? वो गुजरात कहा जाता है। नहीं सॉरी, राज्य सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश को कहा जाएगा, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? हवा, जलधारा, ध्वनि या प्रकाश का? तो वेग तो भाई प्रकाश का सर्वाधिक होता है सबसे ज़्यादा। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बना है कि रासायनिक सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो भाई यार ये ध्यान रखना, ये कह रहा है सोल सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो वो आपकी होगी प्रकाश ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी ये? प्रकाश ऊर्जा, राइट आंसर। ठीक है, सौर ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो आपकी होगी नाइट्रोजन, क्योंकि यही 78% पाई जाती है। 21% या 20 पॉइंट कुछ परसेंट ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ 0 पॉइंट कुछ होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? तो वो पौधे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ओजोन परत मिलती है भाई, तो ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब समताप मंडल में। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने कर लिए हैं ईवीएस, मतलब पर्यावरण अध्ययन के जो भी क्वेश्चन आए थे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 4th सेक्शन है और मैंने ईवीएस तो आपको करा ही दिया था, अब बचा है मैथ केवल। तो हम मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखो पहला क्वेश्चन बना था आपका, मैं थोड़ा ना जल्दी
फास्ट कराऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम बताइए। ये आपके पास 4 डिजिट हैं, ये इनके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, ऐसा होता है। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी। आप इन चीज़ों को तो जानते होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, ये 3 वाले से इधर से लाइन काट दिए, मतलब काट दो इधर, इनको मत देखो, बाकी इधर के वाले ही संख्याओं को देखो, ठीक है, जो ये बची है इन वालों को। तो देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली। तो 3 नंबर ऑप्शन पहला किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर इससे छोटी कौन सी है, तो 675 है, ये 4 नंबर वाली, तो ये इसमें भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई। पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्टली निकल जाएगा। 1 करोड़ किसके बराबर है? हम जानते हैं, अगर 100 लाख हमारे पास पैसे होते हैं उसे 1 करोड़ बोलते हैं, तो पहला ही ऑप्शन। चलो अगला देख लेते हैं। देखो ये आपको इकाई अंक, दहाई अंक, ये चीज़ें पता होगी जब भी लगा सकते हो। 5,09,04,988 अंकों को लिखने का क्रम होगा वो ये। नहीं तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या कितनी, 78,692, ठीक है। इनमें से 29,642 तो कौन है, पुरुष हैं, और इतनी महिलाएं। तो शेष बच्चे कितने हैं, तो इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटा दो, जो आएगा आपका समथिंग आएगा, ये 20,888 आएगा। पहला ही ऑप्शन है। 83 आएगा, सॉरी 88 बोल दिया मैंने, 20,883 आएगा इसका राइट आंसर। अब ये कह रहा है शून्य में भाग 60 का देने पर, तो भाई यार हमने इतने तो किया ये तो शून्य में तो 60 का भाग शून्य में, ऐसे करके देखोगे तो भाजक, भाग्य और भागफल और शेषफल, ऐसे करके ये पहला ऑप्शन बन जाएगा। अब खुद करके देखोगे तो तभी मालूम पड़ेगा इन चीज़ों का। ये कह रहा है 25 पैसे और 15 पैसे का मान बराबर। पहले तो 25 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 रुपये 75 पैसे। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अब इनके आए कि क्रम दे रखे हैं। क्रम का मतलब है कि जो 3 रुपये 75 पैसे को ये भिन्न भिन्न सिक्कों के रूप में बता रहा है हमें, तो कौन कौन सा सही है गलत है। देखो उपयुक्त में से गलत छांटना है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा। अब देखो ये तीसरा, चौथा क्या कह रहा है ऑप्शन, कि 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3 रुपये हो गए, 25 पैसे के 2 सिक्के तो 50 पैसे, 3.5 रुपये। जबकि हमने गुणा किया तो यहाँ पे आया था 3 रुपये 75 पैसे, तो यही गलत हो गया, ठीक है। आप खुद कर लो, वो भी यही आंसर निकलेगा। क्वेश्चन बनाते हैं इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। तो इसमें से मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे 2/9 है, तो इसको हमें इसमें 0 रख के 9 का भाग दोगे तो सरल पड़ेगा, और जल्दी जल्दी इनके क्रम भी निकल के आ जाएंगे, जो भाग देने का क्रम है वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर होगा वो पहला। वो ऐसे करके सभी को देख लो, वो सभी के निकल आएंगे, ठीक है। ये कह रहा है 5 पेंसिलों का मूल्य इतने रुपए है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा क्या है, थ्योरेटिकल है, करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि पहले तो इसे सरल भिन्न को साधारण भिन्न बनाओ। क्या बनाएंगे, 3 चौक 12 और 12 और 3 15, तो ये हो जाएगी 15/4। ये रुपये में कितनी पेंसिलें आती हैं, 5, ठीक है। क्योंकि लास्ट में उसने 2 पेंसिलों का मूल्य पूछा है ना, इसलिए। तो हम कहेंगे 1 रुपये में कितनी आती है, तो हम कहेंगे 5/15, और जिस 4 है ना वो ऊपर चली जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो 5 से ये कितनी बार कटी, 3 बार। अब बची कितनी देर, ध्यान रखना, ये बची 4/3। अब मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ 4/3 रुपये बची, ठीक है। और अब कह रहा है कि अब ये 2 पेंसिल कितने रुपये में आएंगी, तो ये 2 लिख दी। हमें पता है 1 रुपये में हम करेंगे तो 2/4, और बट्टे में 3 है तो तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है, तो ये कर दिया। तो ये 2 से कटी 2 बार, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। लास्ट में बचा 3/2। ये मैं अपने अनुसार कर रहा हूँ, आप फिर अपने हिसाब से कर लेना कैसे करोगे। मैं तो एक एक नेम से किया है ये, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 720 की अभाज्य गुणनखंड, 720 को लिखो ऐसे, गुणनखंड विधि ऐसे करो, फिर 2 से भाग 350, मतलब 350, सॉरी 360 आएगा, फिर 2 से 2 8 180, फिर 2 90, ऐसे करके क्रम से ये वाले आते हैं गुणनखंड, तो ये गुणनखंड बनेंगे ये वाला 4 नंबर ऑप्शन के, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 425 और 476 का मसब ज्ञात करना। मसब का मतलब होता है कॉमन अंक होता है, ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में 17 कॉमन आएगा। जैसे 425 का आप 425 में
गुणनखंड विधि से देख लो, मैं डायरेक्टली 5 का दे रहा हूँ। तो देखो 58 40 बची 5 वो 2 तो अपना 25 फिर 5 से दिया 5 1 5 5 7 35 और 7 17 बची। 17 में किसी का भाग नहीं जाता, केवल 17 के अलावा, ठीक है। तो इसकी गुणनखंड क्या निकल के 5 गुणा 5 गुणा 7। अब बात करें किसकी 476, तो इसकी निकल के आएंगे 477 के क्या निकल के आएंगे, देख करके देखना ही पड़ेगा। 476 2 से काटा 2 3 2 3 8 फिर 2 से 1 और 1 9 119 फिर हम देंगे 17 का कितनी बार जाएगा 7 बार। टोटली बात देखो इसका है गुणनखंड 2 × 17 × 7। तो इसमें से कॉमन क्या है 17 ही है ना, तो इसलिए हमने ये 17 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लो, ये खुद से भी कर लेना। अब ये अब पूछा है इसने लसापा, तो लसापा में सभी को ले लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताऊँ ऊपर मैंने बता रहा था जैसे 2 × 2 × 17, तो इसमें क्या है उसमें तो हमने कॉमन लिया था मसापा लसापा में कॉमन नहीं लेते, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यही होता है। लेकिन ये सभी को हम एक ही गुणनखंड के अंदर रखेंगे, जैसे 90 60 75 35। अब देंगे भाग छोटी मतलब छोटी संख्या फिर छोटी छोटी, मतलब कहने का मतलब एक एक नहीं आ जाए जब तक। तो इसका राइट आंसर होगा 6300। अगला ये समय कार्य और समय कार्य से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। MDH का एक वो लगता है फॉर्मूला, जैसे 5 व्यक्ति 8 घंटे में कितना काम करते हैं 3 दिन काम करते हैं। तो इसे बराबर कर लो, फिर क्या करें 1 घंटे में और 4 एक तो मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लिख दिया, देखो दोबारा देख लेते हैं। 5 × 8 × 3 बराबर 1 व्यक्ति 4 घंटे कितने दिन में पूरा करेगा, तो 4 से काटो इसे 2 बार। अब देख लो ये इधर बची x, इधर देखो ये इससे गुणा करो 3 से 2 का 3 दूनी 6 6 से 5 54 30, तो ये आ जाएगा x बराबर 30 दिन। तो राइट आंसर क्या होगा पहला। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 4 विषयों के अंक 200 है। 4 विषयों के अंक कितने हैं 200 है। ये कह रहा है कि 3 विषयों के अंक 48 है, पर औसत दे रखा है 3 का 48 औसत है, तो 3 का गुणा कर देंगे तो ये 100 आएगा 44। तो ये क्या आ जाएगा प्राप्तांक अंक, जैसे 4 का प्राप्तांक 200 तो 3 का प्राप्तांक 144। 4 ये दे रखा है 3 ये दे रखा है, उसने एक चौथी संख्या ही पूछी है, तो इसमें से इसे घटा दो। तो अगर इसमें से घटाओगे तो 1 निकल के आएगा, तो 1 बराबर ये कितना बनेगा, ये 200 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 56। तो ये 56 ही राइट आंसर आएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये पूछ रहा है इतने रुपए की साइकिल को 10% लाभ में बेचे तो साइकिल को कितने रुपए में खरीदा क्रय मूल्य। तो हम जानते हैं 935 मल्टीप्लाई 100/110, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 11 से 11 88 11 5 55 और मल्टीप्लाई 10 का यूँ करेंगे, यहाँ पे 10 बची है, ठीक है। तो 850 आएगा क्रय मूल्य। तो 850 कौन सा है ये वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, ये थॉटिकल है थोड़ा। चलो इसे देख लेते हैं कि 500 रुपये में 6 महीने की 8% छमाही दर से ब्याज क्या होगा। देखो ये छमाही कह रहा है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी छमाही कहे ना और क्वेश्चन पूछे तो लास्ट में जो आंसर आता है ना उसका दोगुना कर दो डायरेक्ट, इसकी एक ही ट्रिक चलेगी। अदरवाइज आपको ये दोगुना समय का दोगुना और दर का आधा ये करोगे तो फिर वो कन्फ्यूज हो रही कि बुराएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज की पर्टिकुलर पूछा था ना, तो उसमें कुछ दे रखा होता है इसने कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो कर भी लेते हैं, इसमें दे ही नहीं रखा कि साधारण के चक्रवृद्धि, ये तो खुद ही मान के करनी पड़ेगी अब आपको खुद को हमको ही। चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं इसे PTR/100, हमें ब्याज ही चाहिए क्योंकि उसने ब्याज ही पूछी है। तो मूलधन 500, समय 6 महीने तो वर्ष बना लेंगे, बट्टे में 6 गुणा 8 और बट्टे में 100 इसलिए रखेंगे क्योंकि परसेंट है। तो अगर आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है तो दोबारा देखते हैं। तो हमने क्या किया था 500 मल्टीप्लाई 6/12 मल्टीप्लाई 8/100 क्यों रखा था 100% के अकॉर्डिंग, ठीक है। 12 क्यों रखा है क्योंकि इसे वर्ष बनाने के लिए। ये कटा 6 से 2 बार, ये 2 से कटा 4 बार, देखते हैं ना 4 से कटा ये 25 बार, 25 से 500 कटा 20 बार। राइट आंसर हमारा ब्याज का जो ऐसा ही निकल के आई है वो 20 आई है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि लास्ट में इसे दुगना कर दो, इसे दुगना किया तो 40 हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। यदि एक व्यक्ति X है 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि पर Y को बेचता है, देखते जाना मैं कैसे कर रहा हूँ। ये X है, Y है और ये Z है। Z तक इसलिए क्यों, जो लास्ट में Z को बेचता है। देखना ये 100 रुपये की चीज़ थी इसके पास,
अगर इसे 10% की हानि पर बेचता है तो वस्तु कितने की बेची थी, 90 रुपये। अब ये कह रहा है कि बाई को बेचता है तो बाई इसे 10% के लाभ पर बेचता है, तो 90 का 10 9 होगा, ठीक है। तो इसे 10% लाभ पर बेचेगा, तो मैंने ऐसे करके एरो लगा दिया, इसका मतलब हो गया 10% लाभ पर। तो 10% लाभ का मतलब होगा 90 का 10% निकलेगा तो वो 9 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो बचा 9। तो इसे 9 को प्लस करना पड़ेगा किस में, 90 में, तो ये 99 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर जेड को बेचता है, तो बाई ने जेड को कितने रुपए में बेची, तो बाई ने जेड को कितने रुपए में बेची, तो ये 99 रुपये में बेची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99। अगला देख लेते हैं, जिन वस्तुओं में समतल होता है उसे कागज कहते हैं। भाई और कोई दिखाई नहीं हुआ तो सब बेलन फेलन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। असत्य बताना है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है तो देखना। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों की बनी आकृति कोण कहते हैं, सही है। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये गलत है, तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है। त्रिभुजों के बारे में सत्य बताना है। देखो, समस्त कोण न्यून होते हैं, ये तो जरूरी नहीं है। एक कोण समकोण होता है तो उसे समकोण कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन सदैव समकोण हो ये जरूरी नहीं है। एक कोण सदैव अधिक, हाँ अधिक कोण होता है त्रिभुज में, सदैव होगा तो गलत होगा। ये कह रहा है एक कोण सदैव न्यून होना, ये बात 100% सही है, तो यही पूछा था उसने सत्य। भाई इसमें देखो आप खुद से कर लेना, इसमें 5 त्रिभुज आएंगे, किसमें, इस वाले 5 त्रिभुज आएंगे गिनने पर। अब ये तो कोई बताने की बात नहीं है। वर्गों के चारों अंतर कोणों का मान है एक बहुत 360 होता है, 360 वर्ग है, ये 90, तो ये भी 90, ये भी 90, ये चारों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 360। अगला क्वेश्चन क्या बना था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है आपको। तो एक विशेष प्रकार का आयत वर्ग, एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ये कोई वर्ग है तो ये आयत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, मतलब ये वर्ग हो सकता है कि आयत, ये नहीं होगा, ठीक है। जबकि वर्ग एक आयत हो सकता है, ठीक है। पहली लाइन सही लग रही है, और तीसरी देख लेते हैं, प्रत्येक कण एक रेखाखंड होती है, ये गलत है। ऋजुकोण 180 का होता है, ना कि 90 का, तो पहला ही राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि एक वर्ग है वो विशेष प्रकार का आयत हो सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा का मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। देखते हैं कि एक मैदान चक्कर 250 मीटर दौड़ता है, मतलब एक मैदान का चक्कर लगाने में 250 मीटर है, ये कोई मैदान है। इसका अब हम चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो कितना हमें दूरी तय करनी पड़ी एक चक्कर के लिए, 250 मीटर। लेकिन लड़की भाई उसने 75,000 सेंटीमीटर दूरी तय कर ली, चलो 75,000 सेंटीमीटर मैंने सीएम से कर दिया सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मीटर है, तो इसे चेंज कर लो, या तो इसे मीटर बना लो या फिर इसे सेंटीमीटर बना लो, बात एक ही रहेगी। लेकिन मैं इसे मीटर बना लेता हूँ, इसमें 100 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगी 750 मीटर। अब सुनते जाना, इसने ये एक्स्ट्रा लगाए हैं ना चक्कर, जबकि इसकी दूरी तो केवल ये बता रहा है कि एक चक्कर के लिए 250 मीटर दूरी तय करनी होती है, लेकिन इसने कर ली है 750 एक्स्ट्रा, तो हम चक्कर निकाल सकते हैं ना इसे, मतलब 750 में 250 का भाग दोगे तो चक्कर 3 निकल के आ गए। अब ये 3 चक्कर निकले, लेकिन उसने एक लाइन और जोड़ रखी है, देखो यहाँ तक हो गया 3 किलोमीटर, ठीक, वो सॉरी 3 चक्कर निकल के आ गए शुरुआत में, अब बचे हैं 3 किलोमीटर में कितने और चक्कर लगा देगी, तो ये बताना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ से आएंगे 3 किलोमीटर में कितने मीटर बनेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर है, इसे मीटर बनाओ पहले, क्योंकि हमें सभी संख्याएं मीटर में कर रखी हैं, तो ये 3000 मीटर हो गया। अब ये 3000 मीटर हो गया, तो अब क्या है, इसमें से उसने ये वाली दूरी तो तय कर रखी थी, मतलब 3000 में से उसने 750 मीटर तो दूरी तय कर रखी है, क्योंकि वो कह रहा है ना कि दौड़ चुकी, तो इसे घटाओगे तो कितना आएगा, 2250। अब सुनना यहाँ से आगे, अब 2250 जो बचा है, अब इसमें 250 का भाग दे देंगे तो वो चीज़ निकल के आ जाएगी क्या, जो वो कहना चाह रही है कि 3 किलोमीटर में दौड़ पूरी करने में कितने चक्कर और लगाने पड़ेंगे, तो इसे काटो 25 नम्मा, 25 अट्टे होते 200, 25 नम्मा होते 225, तो 9 आएंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा वो पहला होगा। अगला देख लेते हैं, 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, 8 मीट्रिक टन और ये किलोग्राम। भाई देखो इसे तो ऐसे कर लो, 12 में एम से मीट्रिक और टन से टी, ठीक है, ठीक है। और 12 मीट्रिक टन हो गया, बाद में कह रहा है 8 क्विंटल, ये आ गया क्विंटल। आगे कोई और होता तो हम लिखते किलोग्राम, है नहीं, इसमें से घटाना क्या है, 8 मीट्रिक टन घटानी है और क्या घटाना है, 50 किलोग्राम। और देखो यहाँ पे 50 किलोग्राम को मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे आएगी क्विंटल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 किलोग्राम केजी, ठीक है।
अब इसमें से अब ध्यान से देखो, मुझे ये घटाना है, तो यहाँ से तो ये 4 मीट्रिक टन बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं, से हम 8 को यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्टली इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से 1 क्विंटल बाहर निकाल दूँगा। मतलब 1 क्विंटल होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। वो इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये डिजिट है वो किलोग्राम में है, तो किलोग्राम से किलोग्राम घटाएंगे तो आसान रहेगा। तो इसमें से इसे घटाओगे तो 50 किलोग्राम बचा। यहाँ पर कितना रह गया था, 7 क्विंटल। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा, 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम। तो राइट ऑप्शन होगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं। 4 लीटर पानी है जिसमें 12 लीटर, इतने लीटर पानी को काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता वाले 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता ज्ञात कीजिए। अरे चलो बढ़िया, देख लेते, क्वेश्चन अच्छा है। ये है 400 में से अगर हम डायरेक्टली 12 लीटर घटाएंगे तो 408 और कितना बचेगा, 400, एक सेकंड, ये क्वेश्चन इस टाइप से ही होगा क्या? अभी जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। 400 माइनस 12 तो ये बचेगा 388। ठीक है, और 388 बचा है, ये क्या बचा है, लीटर। ये कह रहा है हमें क्या करना था, ये 12 जो घटाई है ना, 12 हमने घटाई है, इसी के साथ हमें 500 मिलीलीटर को घटा देना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसे घटा रहा हूँ जिससे कि इकाई में कोई फ़र्क नहीं पड़े। जैसे 400 में से 12 घटाया तो 388 बचा। अब देखो जो 388 है, ठीक है, इसमें से मैं एक को बाहर निकाल रहा हूँ, समझना। 1 मिलीलीटर को, 1 मिलीलीटर में होती है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होती है। ठीक है, तो इसमें से अब क्या घटाने हमें, 500, समझने की कोशिश करना। 500 मिलीलीटर बचेगा, इधर से बचेगा 387 पॉइंट। ये जो डाटा निकल के आया है वो कैसे निकल के आया है, मैं कहूँगा 400 लीटर था। ठीक है, उसमें से 12.500 मिलीलीटर घटाना था, समझने की अब कोशिश करना। तो मैं अब बताने वाला, देखो ये जो इकाई है ना, इसके लिए यहाँ से घटाने वाले के लिए कोई नहीं है, तो इसमें से हम एक घटा लेंगे, मतलब एक डिजिट लेंगे 1 लीटर का और यहाँ पर रख देंगे, वो हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। अगर देखो 1000 में से 500 जाएगा तो 500 बचेगा, समझ दे जाना। यहाँ पे अब 399 बचन ना कि 400, तो 399 से घटाएंगे तो इसे बचेंगे 387। तो यहाँ पे पॉइंट मैंने इसलिए लगाया कि ये इकाई है मिलीलीटर की है, ये लीटर है। अब हमारा बचा है 387.500 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो 387.500 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, 25 डिब्बों में बांटना है, समान से बताओ, इसे 25 का भाग दे दो। अब 25 का भाग दोगे आप तो आपका ये निकल के आएगा 15 लीटर और 500 मिलीलीटर ये निकल के आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। अगला देख लेते हैं। एक घड़ी में सुई किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय में कौन सा कथन असत्य होगा, असत्य बताना है ना। तो ये कह रहा है कि बड़ी सुई मिनट की होती है, तो क्या कह रहा है, एक अंक से दूसरे अंक पे जाना है तो ये 5 मिनट होती है, बिल्कुल 30 सेकंड होते हैं, क्योंकि 5 × 60 करोगे तो 300 सेकंड बन जाएंगे। ठीक है, ये मिनट है, ये सेकंड है। और बताऊँ क्या कह रहा है, 1/12 घंटे। हाँ, तो 1/12 घंटे का मतलब कह रहा है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई, 60। ठीक है, ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी घंटे होंगे, तो 60/1/12। नहीं गलत कर दिया भाई, गलत हो। देखो ये मुझसे गलत हो गया यहाँ पे, ये होगा कि 1 घंटे में, मतलब ये कह रहा है हावर्स, 1/12 हावर्स कह रहा है, तो इसकी हम मिनट बनाएंगे तो 60 का गुणा करने पर बरपन 60, तो ये 5 मिनट निकल के आएगा, मतलब वही नंबर आ गया जो पहला ही था। तो ये पूछ क्या रहा है कि जो मिनट की सुई होती है वो, जैसे मान लो 1 पे है, वो 2 पे जाने के लिए देखो 5 मिनट का समय लेती है, बिल्कुल सही है। 300 सेकंड का समय लेती है, बिल्कुल सही है। 1/12 घंटा होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन 1 घंटा नहीं होता है। 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट का समय लगता है, तो कम से कम नहीं तो ये 11 बार घूम जाती है, 11 डिजिटों पे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा 4 नंबर, क्योंकि 1 घंटे में ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो ये कह रहा है सत्य बताना था हमें। अगला, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 और चौड़ाई 60, वो चौड़ाई 40 मीटर है, तो उसके चारों तरफ 5 मीटर की चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यो कोई आयताकार
मैदान है। इसकी जो लंबाई है वो 60 है, चौड़ाई 40 है। अब ये कह रहा है कि बाहर की तरफ आपको क्या करना है, 5 मीटर चौड़ा। तो ये मान लो ये करके ऐसे, ये इधर हो गया 5, इधर हो गया 5, 5 और 5। तो टोटली बात ये निकल के आती है कि ये रास्ता बनेगा। तो अब कह रहा है कि तो घास लगाने वाले क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। देखो ये 5, ये 5, तो ये जुड़ जाएगा किस में, 60 में, तो ये हो जाएगा 70 बाहर वाले का, ठीक है। ये 40 था तो इसमें 5 जुड़ेगा, इसमें 5, तो ये 10 है, मतलब ये 50 हो जाएगा। अब देखना, मैं पहले लिख रहा हूँ बाहर वाले का क्षेत्रफल, या पहले इसी का लिख लेते हैं। तो 60 गुणा 40, ये पहले वाले का है, तो ये हो जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हो गया था 60 से 70, दूसरा हो गया था 40 से 50, क्योंकि 10 जुड़ गया था इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 3500। अब ये 3500 में से 2400 घटा दो, कितना बचेगा, 1100 मीटर, ठीक है। अब देख लो ये क्षेत्रफल ही तो है, ये दोनों क्षेत्रफल थे, तो ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर, वो वर्ग मीटर, ठीक है। मतलब 1100 वर्ग मीटर, ये डिजिट मतलब इकाई निकल के आएगी, क्यों क्षेत्रफल था ना इसलिए। और तो देख लो ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। एक आयताकार एक्स की लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 70 सेंटीमीटर, एक वर्गाकार फ्रेम वाई की भुजा 90 सेंटीमीटर, तो इनमें से कौन सा गठन सत्य है। देखो फ्रेम एक्स का परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब एक्स का परिमाप 6300 सेंटीमीटर है, गलत है ये। अब मैं बताऊंगा कैसे। परिणाम 6400 वर्ग सेंटीमीटर है, ये भी गलत है। दोनों फ्रेम एक्स और वाई का परिमाप बराबर और 320 वर्ग सेमी है। अगर परिमाप होता तो यहाँ पे एक सोचने की बात है, परिमाप अगर बराबर होता तो वर्ग सेमी इकाई नहीं लगी आती, वर्ग सेमी हमेशा क्षेत्रफल लगी आती, तो ये भी नहीं होगा। दोनों फ्रेम एक्स और वाई का परिमाप 320 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये राइट आंसर होगा। देखो कैसे होगा, अब मैं बताऊँ क्यों कह रही थी आ रहा था मैं कि गलत है, ऑप्शन गलत है। ये एक आयताकार है, ये दोनों बुझाएं दे रखिए, एक वर्गाकार है, तो ये है। अब हम सीधे परिमाप की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली परिमाप पे ही आंसर आया है। तो हम देखते हैं परिमाप क्या होता है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना आयत का। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 70, तो ये 2 है यहाँ पर, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 320 गुणा करने पर, ठीक है। 320 सेमी आएगा, ध्यान रखना, अकेला केवल सेमी, ठीक है, वर्ग सेमी नहीं आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में चलता है वर्ग सेमी। अब देखो वर्ग है, वर्ग में प्रत्येक वजह 90 90 और 90 और 90, तो ये कह रहा है, सॉरी 90 नहीं है, 80 है, 80 और 80, 80 और ये 80। तो अब इसका परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाएं समान है, तो 4 का गुणा कर दो तो 8 चौक 32, 320 आएगा, क्योंकि 4 का गुणा 80 में कर दोगे तो 8 चौक 32, ये भी और ये भी समान है। अब ये दोनों समान है क्या परिमाप, तो ये 320 सेमी के बराबर है, तो इसका राइट आंसर इसलिए ये आया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मैथ के भी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए